बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक दोस्त पेशावर से हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि सर विंटर 2019 के पेपर को सॉल्व करके ज़रा वो वीडियो अपलोड करें। उन्होंने कहा कि सुबह एग्ज़ाम है वर्क्स का, तो आप ये 2019 का पेपर इसको ज़रा सॉल्व करके भेज दें। तो ये उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये विंटर 2019 का पेपर है। एजीपी, सीजीए, पीजी, पब्लिक सेक्टर्स, इन तमाम के तमाम ग्रुप्स का ये पेपर है। तो चलें इसकी मैं कैश बुक सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहला वो कह रहा है कि पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक ऑफ डिविजनल ऑफिसर ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से फॉर द मंथ ऑफ लिखना है। कहाँ? जहाँ आपको ये कैश बुक बनानी है। तो मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये सितंबर 2019 वहाँ से मैंने उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं ज़रा इसको अंडरलाइन और बोल्ड भी कर दूँ, थोड़ा सा नुमाया हो जाए। पहली यहाँ पर डेट है 31/8/2019 की। इसमें वो कह रहा है कि कुछ क्लोजिंग कंटेंट हैं, जिसमें कैश है, पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, टेम्परेरी एडवांस है और चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ है और चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब कभी भी क्लोजिंग कंटेंट्स हों, उसमें से कौन कौन सी चीज़ हम कैश बुक में लिखते हैं, कौन सी चीज़ नहीं लिखते। तो इसमें से चूँकि ये पिछले महीने या पिछले साल का क्लोजिंग कंटेंट है, इस महीने ये ओपनिंग कंटेंट ट्रीट होगा। और इसमें शामिल क्या क्या होगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओपनिंग बैलेंस में कैश आएगा, टेम्परेरी एडवांस आएगा और चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ आएगा। ये तीन चीज़ें आएंगी। पोस्टेज स्टैम्प की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको कहीं आपने एंटर नहीं करना। तो चले मैं इसको बारी बारी करवाता हूँ। सबसे पहले कैश है मेरे पास 1,50,000 का और टेम्परेरी एडवांस है 1,95,000 का और चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ है 1,54,000 का। तो मैं यहाँ से सबसे पहले ये मेरे पास एक स्पेसिमन बना हुआ है, तो चूँकि मैंने पिछली जो रिकॉर्ड की थी उसी का, इसमें सिर्फ मैंने यहाँ से फिगर्स इरेज किए हैं, बाकी ये वैसे का वैसे ही है। तो कैश इसमें 1,50,000 का था, मैंने 1,50,000 लिख दिया। टेम्परेरी एडवांस विद सब इंजीनियर इब्राहिम 1,95,000 का था, मैंने 1,95,000 लिख दिया। चेक लाइंग इन चेस्ट ये 1,54,000 का, तो 1,54,000 यहाँ मैंने लिख दिया। अब इन तीनों को सम करें, ये बनता है 4,99,000। तो मैंने यहाँ 4,99,000 इन तीनों को जमा करके यहाँ लिख दिया। और यहाँ डेट ऑफ रिसीट में मैं यहाँ से डेट कॉपी करके 31/8/2019 ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये मैंने डेट लिख दी। इस तरह करके मेरी यहाँ पर पहली एंट्री ट्रीट हो जाएगी। समझ आ गई? इसमें एक है चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लाइंग इन चेस्ट। ये जो यहाँ पर बताया गया है, इसको आपने एंटर कहीं नहीं करना, क्योंकि ये अमानत के तौर पर रखवाया गया है, इस वजह से इसकी आपने ट्रीटमेंट कहीं नहीं करनी। तो ये जो क्लोजिंग कंटेंट है, इसमें से ये जो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ इन तीन को ट्रीट करना है। आगे है जी 2/9/2019 को उसने पेमेंट की है। किसको की है? लेबरर्स को। तो मैंने यहाँ से ये डेट कॉपी की, कितनी की है? 1,38,000 की। तो मैं यहाँ पर जाके ये यहाँ डेट ऑफ पेमेंट लिख दूँ, तो मैंने पेस्ट कर दिया। आगे टू होम पेड में मैंने पेमेंट टू लेबरर्स लिख दिया और कैश में मैंने 1,38,000 लिख दिया। ठीक है जी। तो पेमेंट जो है आपने क्या करना है, कॉलम नंबर 8 में हवाला दे के कॉलम नंबर 9 में उसकी अमाउंट लिख देनी है। 2 एंट्रीज आपकी हो चुकी हैं।
तीसरी है वो भी 2/9/19 की है, इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर ईसा। अब ये जो इम्प्रेस्ड गिवन होता है ये एक रेड एंट्री है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 8 में लिखना है। और याद रखिएगा कि इसको आप रेड पेंसिल से या रेड इंक से ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर ईसा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। $1,34,000 और यहाँ मैंने उसकी डेट कॉपी की हुई थी, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। तो इस तरह करके मेरे पास यहाँ डेट और ये इम्प्रेस्ड वाली एंट्री हो जाएगी। 3 एंट्रीज होगी। आगे चौथा है पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर थ्रू चेक नंबर दिस फॉर द वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ये यहाँ पर दिया हुआ है 16,20,000 रुपया। ये उसने कहा कि आपके पास कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करनी है वो ये है। इसमें से कुछ जो बैड वर्क है वो हो गया है, वो है 5%। आपने 16,20,000 का 5% लेना है। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको एक्सेल में कर देता हूँ। ये चूँकि टेक्निकल है, ये मुझसे कुछ लोगों ने पहले भी पूछा कि यहाँ पर किस किस तरह से ट्रीट करना है। तो इसमें एक तो सिंपल मैं आपको बताऊँ कि 16,20,000 का 5% लेंगे, वो बैड वर्क है। बैड वर्क की जो अमाउंट आएगी वो 16,20,000 में से माइनस कर देंगे। जो फिगर आएगा उसका 10% सिक्योरिटी और उसी का 7.5% इनकम टैक्स, और फिर इन दोनों कटौतियों में 1,50,000 हायर चार्जेस जमा करेंगे। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ एक्सेल में कि इसको किस तरह से करना है। ये देखें जी, मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है। ये 16,20,000 रुपया टोटल बिल था। 5% उसने कहा कि बैड वर्क है, वो 5% मैंने निकाला यहाँ फार्मूला लगा के, तो ये मेरे पास आ गया 81,000। यानी कि ये क्या है, 5% ऑफ 16,20,000, तो ये मेरे पास आ गया 81,000। ठीक है जी। तो इस तरह करके आपने ये 81,000 रुपया इसका यहाँ से निकाला है। और उसके बाद अब ये रिमेनिंग है, 16,20,000 में से 81,000 निकाला तो मेरे पास आ गया 15,39,000। अब ये जो रिमेनिंग आपके पास आया है 15,39,000, इसका 10% आपने सिक्योरिटी डिडक्ट करनी है, तो वो बन जाती है 1,53,900। 10% लेंगे तो एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी का 1,53,900 यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बची हुई है, इसी का आपने इनकम टैक्स निकाला 7.5%, तो वो 1,15,425 आ गया। हायर चार्जेस आपको दिए हुए हैं 1,50,000। इन तीनों को जब आपने सम किया, इन तीनों को देखें यहाँ सम करें 419,325, तो देखिए ये नीचे वाली अमाउंट ही आ रही है 419,325। अब ये मैंने येलो क्यों किए हैं, चूँकि ये येलो टोटल डिडक्शंस, ये येलो आपने जमा करनी है बस। और इनको ग्रीन क्यों किया है, ये अमाउंट आफ्टर डिडक्शन जो आएगी ये इन ग्रीन्स को प्लस करके आएगी, इस वजह से मैंने इनको ग्रीन किया है। अब ग्रीन में देखें आपके पास क्या आया, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, माइनस करके आएगी। अब ये ग्रीन में आपके पास क्या आया, 15,39,000, इसमें से आपने 4,19,325 निकाला, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 11,19,675। ये आपके पास अमाउंट आई है जो डिडक्शन करने के बाद है। अब यहाँ 4,19,325 की टोटल डिडक्शंस हैं। अब आपने क्या करना होता है कि ये जो डिडक्शंस हैं इनको दो तरफ लिखते हैं। मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ, 4,19,325 को मैं कॉपी करके यहाँ पर, अभी मैं क्या कह रहा था आपसे कि दो जगह पे लिखना है। एक तो आपने पेमेंट वाली साइड पे लिखना है, कॉलम नंबर 9 में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ज़रा इसका साइज़ छोटा कर लें, 4,19,325। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ
और इधर भी आपने पेमेंट वाली साइड पे भी सेम अमाउंट को लिख देना है। अब ये जो 4/19/3/25 है, इसमें यहाँ आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। सिक्योरिटी थी 10%, तो वो आपके पास आई कितनी, 1,53,900, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1,53,900। इसी तरह इनकम टैक्स हमारे पास आया था, वो कितना, 1,15,425, तो मैंने 1,15,425 लिख दिया। इसी तरह हायर चार्जेस ये हमें उसमें गिवन थे, मैंने 1,50,000 लिख दिया। अब ये सारे के सारे यहाँ से मैंने कॉपी किए और यहाँ पर भी आप डेट ऑफ पेमेंट के बाद ये जो कॉलम नंबर 8 है, इसमें आपने यहाँ पर भी इनका सेम उसी तरह से रेफरेंस देना है। ठीक है जी, कि ये 4/19/3/25 है, ये किस चीज़ का है। तो ये टोटल की टोटल जो डिडक्शंस थी अभी मैंने ये बताई, इनको आपने कहाँ पर लिखना है, 2 जगह पे आपने लिखना है। ठीक हो गया, तो एक तो इधर लिख दिया आपने और एक दूसरा आपने क्या किया, कॉलम नंबर 4 में भी लिख दिया। अब जो कटौती करने के बाद आई थी अमाउंट, बैड वर्क को देखें आपने सिर्फ माइनस करके एरियर निकालने हैं, बस रिमेनिंग अमाउंट जिसे मैंने वहाँ लिखा हुआ था रिमेनिंग निकाल लिया। अब ये जो कटौती करने के बाद जो बचेगा ना, उसको आपने कॉलम नंबर 11 में लिखना है। अब कटौती करने के बाद मेरे पास क्या आया था, वो मेरे पास आया था 1119675, तो मैं यहाँ पर 1119675 ये अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है जी, तो इस तरह करके आप यहाँ से इस एंट्री को ट्रीट करेंगे। तो अब आपके पास ये एंट्री भी होगी, इसकी मैंने डेट नहीं यहाँ पर लिखी, तो मैं यहाँ से इसकी डेट को कॉपी करता हूँ। ये 4/9/19 है, मैंने यहाँ से 4/9/19 को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर जाके डेट ऑफ पेमेंट में भी इसको पेस्ट कर दिया और डेट ऑफ रिसीट में भी इसको मैंने पेस्ट कर दिया। लो जी, ये आपके पास अब यहाँ तक एंट्री होगी। ये थोड़ा टेक्निकल था और यहीं पर बच्चे अक्सर गलती भी करते हैं। नेक्स्ट है जी, कॉन्ट्रैक्टर रिसीव द चेक लेइंग इन द डिविजनल ऑफिस। इसकी एंट्री कहीं भी नहीं होनी, इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ टेम्परेरी एडवांस रेंडेड बाय सब इंजीनियर इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा कि जनाब ये खर्चे हो चुके हैं और ये जो पैसे हैं वो बच गए, ये मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, ये एक्सपेंडिचर आपने कहाँ पर लिखना है, कॉलम नंबर 9 में, 8 में तो हवाला देना ही देना है। और जो कैश रिटर्न है, इसको सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 3 में इसकी अमाउंट और नाम लिख के लिख देना है, बाकी इसका कुछ भी नहीं करना। तो मैंने पहली बात तो यहाँ से डेट कॉपी की और वहाँ जाके मैंने डेट को पेस्ट कर दिया। मैंने जैसी डेट यहाँ भी पेस्ट कर दी और सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दी। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, वो आपने कहाँ पर लिखना है, उसका कॉलम नंबर 9 में। अब एक्सपेंडिचर वो कह रहा है कि 1,81,000 ये एक्सपेंडिचर आपके पास हुए हैं और जो कैश उसने रिटर्न किया है वो 14,000 का है। तो ये इस तरह करके आपने इसको करना है। ये भी एक रेड इंक एंट्री है, इस वजह से यहाँ पर ये आपको रेड कलर में मिलेगी। ये डेट को भी आप रेड कर लें, इसमें हर्ज कोई नहीं है। उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि चेक नंबर दिस डेटेड दिस कैंसल्ड, 12/9/19 को चेक का हवाला दिया और उसने कहा कि ये चेक कैंसिल हो गया। अब एक चेक जब कैंसिल हो जाता है, इसको राइट बैक एंट्री कहते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ आपने कॉलम नंबर 11 में माइनस में लिखना है। तो यहाँ मैंने चेक कैंसल्ड और यहाँ पर कितनी उसकी अमाउंट है, उसकी अमाउंट है 9,71,000। तो मैंने यहाँ पर या माइनस के साथ लिख लें या ब्रैकेट के साथ लिख लें। आपको पता है कि अकाउंटिंग में या फिर कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी हो तो माइनस लिखने का असूल है कि उन पैरेंथेसिस में उसको लिखा जाता है। माइनस के साथ लिखना कोई इतना रीज़नेबल नहीं समझा जाता, इस वजह से तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा। अब ये चेक कैंसिल हो गया, इस चेक का आप हवाला भी दे सकते हैं, अमाउंट कितनी थी, डेट कितनी थी। चूँकि यहाँ जगह की शॉर्टेज है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। आप लोग इसको लाजमी लिखेंगे
और जो उसकी डेट थी 12/9/19, तो 12/9/19 को मैं यहाँ से कॉपी करके कैंसिल वाले कॉलम में भी लिख दूँगा। ठीक है जी, तो ये मेरा चेक कैंसिल की जो एंट्री थी वो भी होगी। उसके बाद है चेक रिन्यूड। ये भी एक रेड इंक एंट्री है। ठीक है जी, इसको सिर्फ आपने कॉलम नंबर 8 में हवाला देना है, बाकी इसका कुछ भी नहीं करना। तो चेक रिन्यूड किस डेट को हुआ है? 25/9/19। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, अमाउंट है जी 9,11,100। तो मैंने यहाँ जाके 9,11,100 अमाउंट लिख दी और यहाँ मैंने उस डेट को पेस्ट कर दिया। तो 25/9/19 को ये मेरा जो चेक है वो रीन्यू हो गया। कंट्रोल ई किया, इस सेंटर में आ गया। यहाँ तक भी बात समझ आ गई। आगे है जी चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ फॉर चेस्ट। इसे पहले तो बैंक के कॉलम नंबर 11 में हम लिखते हैं और उसके बाद उतनी ही अमाउंट कैश वाली साइड पर जो रिसीट का कॉलम नंबर 4 है उसमें दर्ज की जाती है। अब ये 1,34,000 है और 25/9/19 को ही इसकी एंट्री है, तो चूँकि दोनों तरफ होनी है इस वजह से मैं इसका ज़रा दोनों तरफ पहले तो इसकी डेट पेस्ट कर दूं। यहाँ पर भी मैंने कर दी और मैंने यहाँ पर भी कर दी। तो इसकी अमाउंट है 1,34,000। ये मैं बता रहा था अभी कि पहले बैंक के हम लोग कॉलम नंबर 11 में लिखेंगे। तो मैंने 1,34,000 इसका यहाँ लिख दिया और इतनी ही अमाउंट हम कैश वाली साइड पे कॉलम नंबर 4 में भी लिखते हैं। तो 1,34,000 मैंने इसका यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है जी, तो ये भी आपकी एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है सब इंजीनियर ईसा पेड एंड रिकूव्ड फुल इम्प्रेस्ड अगेंस्ट कॉन्टीजेंसीज। जो सब इंजीनियर ईसा था उसने फुल इम्प्रेस्ड जो कॉन्टीजेंसीज के अगेंस्ट था वो रिकूव कर दिया। तो इसकी ये जो एंट्री है ये इम्प्रेस्ड गिवन के नाम से ऑलरेडी है। इसको पेमेंट साइड के कैश वाले कॉलम नंबर 9 में लिखेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इम्प्रेस्ड गिवन था, कितना था वो यहाँ से ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, ये था 1,34,000। तो ये डेट कौन सी है? 30/9/2019। तो 30/9/2019 को मैं पेमेंट वाली साइड पर पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस्ड, तो इसको मैं यहाँ 1,34,000 अमाउंट यहाँ लिख दूंगा। डेट इसकी क्या थी? 30/9/2019। 30/9/2019। चलें जैसे पहले लिख रहे थे वैसे लिख लें। तो कंट्रोल ही किया, इस सेंटर में आ गया। तो पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस्ड की भी आपके पास यहाँ पर एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेमेंट मेड टू वर्क चार्ज। पेमेंट की एंट्री जारी बात है 70,000। 30/9 को उसने 70,000 पे किया। तो यहाँ मैं 30/9 को 70,000 30/9 को 70,000 रुपया उसने पेमेंट कर दिया। तो अब मैंने इसकी एंट्री इस तरह से पेमेंट वाली साइड पर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैश रिसीव्ड। अब कैश आपके पास आ रहा है ऑन अकाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, यहाँ प्रोसीड्स आना था, ऑफ ओल्ड मटेरियल। जो पुराना माल पड़ा हुआ था उसने वो बेचा, उससे जो पैसे हैं 30/9 को वो 66,000 है। तो चूँकि कैश आ रहा है तो मैं यहाँ पर कैश रिसीव्ड 66,000 यहाँ मैंने लिख दिया और डेट भी इसकी 30/9/2019 लिख दी। लो जी, यहाँ तक तो आपके पास ये सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। फिर नीचे है कैश फाउंड शॉर्ट। तो कैश शॉर्ट हो गया है, तो ये है कितना? 4,000 का। ये भी 30/9 की एंट्री है। तो अब देखें कैश शॉर्ट को कहाँ पर इंटरटेन करते हैं और जो सरप्लस या ज़्यादा हो जाए तो उसको कहाँ पर करते हैं। अगर तो सरप्लस हो तो फिर तो ये रिसीट की एंट्री या रिसीट वाली साइड पे आएगा। अगर शॉर्ट हो गया तो इसको आपने पेमेंट वाली साइड पे लिखना है। अब चूँकि यहाँ पर ये भी 30/9 की है तो मैंने 30/9/2019 कैश फाउंड शॉर्ट, कैश, ये यहाँ से कलर हो रहा है, इस कलर का इशू कोई नहीं है।
कैश फाउंड शॉर्ट, ठीक है जी। कितने 4000 रुपया कैश जो है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। मैं ज़रा इसका कलर यहाँ से ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये यहाँ से कैश फाउंड शॉर्ट आपके पास आ गया। अब आपने सारी एंट्रीज कर ली हुई हैं, आपने अब करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ का टोटल करना है, ठीक है जी। अब टोटल यानी कि आप अगर इसकी साइड का करेंगे तो इसमें ओपनिंग बैलेंस भी है, यानी जो पिछले साल क्लोजिंग था उस वजह से ये ज़्यादा है, ये अमाउंट ज़्यादा है, और ये जो अमाउंट है ये कम आएगी। तो आप इस साइड का भी टोटल कर लें, और ये जो ऊपर जितनी साइड ये जो कॉलम नंबर 9 की एंट्रीज हैं उन सब का भी टोटल कर लें। तो वो टोटल करके यहाँ लिखें। मैं ज़रा टोटल करता हूँ। ये टोटल करें तो ये बनता है सारे का सारा 1118325 ये आया। अच्छा, इसका अगर आप टोटल करें तो ये टोटल बनता है 946325। अब यहाँ देखें ये जो टोटल इधर आया था इसका और इसका डिफरेंस आप लें, इन दोनों का, इस टोटल का और इस टोटल का डिफरेंस लें तो आपके पास बाय बैलेंस आ जाएगा। तो मैं ज़रा इसको अगर यहीं पर किसी एक रो ऐड हो जाती है, हाँ जी यहाँ एक रो ऐड नहीं हो रही, अगर हो जाती तो मैं चलें यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ कि बाय बैलेंस इसका कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस। तो वो मैंने क्या बताया कि आपने 1118325 में से 946325 माइनस करना है। तो मैं ज़रा यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। क्या मैंने कहा कि 1118325 में से माइनस करना है आपने 946325, तो ये आ जाएगा 1,72,000। ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, छोटा लिखा हुआ है, तो 1,72,000। अब ये जो 1,72,000 है ये आपका दरअसल बाय बैलेंस है। ये आपने लाइन लगा के यहाँ लिखना है, और इसके नीचे अब आपने जो नीचे वो जो टोटल इधर आया हुआ था 1118325 वो आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने बाय बैलेंस निकालने का तरीका आपको बता दिया। अब एंड पे जो टेक्निकल काम है, क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड करना है, ताकि जो अगली हम कैश बुक बनाएं उसमें वो ओपनिंग बैलेंस ट्रीट हो। तो क्लोजिंग बैलेंस में 3 चीज़ें यहाँ से हम ले सकते हैं, कैश लेंगे, इम्प्रेस लेंगे, और जो कैश शॉर्ट हुआ वो आप लेंगे। कैश तो हमने निकालना है। इम्प्रेस्ड गिवन, इम्प्रेस्ड हमें दिया गया था 1,34,000, कैश शॉर्ट हुआ 4,000, और जो बाय बैलेंस आया वो यहाँ से देखें 1,72,000 था, तो 1,72,000। अब 1,00,000 रिवर्स चलना शुरू कर दें। 1,72,000 में 4 गए, 1,68,000, 1,68,000 में से 1,34,000 गया, तो बाकी क्या बचा 34,000। तो आपके पास अब जो कैश आ गया वो 34,000 का आ गया। तो इस तरह करके आप क्लोजिंग बैलेंस मालूम कर सकते हैं। सुबह किसी ने कमेंट किया हुआ था, किसी खातून ने, तो वो कह रही थी कि भी कैश शॉर्ट को क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और शायद वो ये भी कह रही थी कि कैश शॉर्ट को रिसीट वाली साइड पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसमें अर्ज़ है कि ये यहीं पर ही इंटरटेन होता है शॉर्ट जो है, और चूँकि देखें शॉर्ट है तो वो आपके पैसे कम हो गए ना, तो अगर कोई सरप्लस हो जाता तो फिर आपने उसको रिसीट वाली साइड पे, पैसे बढ़ गए वो आपके पास आ गए तो आपने रिसीट वाली साइड पे लिखना था। तो अब मेरे ख्याल से ये समझ आ गई होगी। तो अगर आप समझते हैं कि भी अब आपका जो तैयारी है वो ठीक हो रही है, तो मज़ीद उसको पॉलिश करें, इम्प्रूव करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।